वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। भारतीय राज्य व्यवस्था की यात्रा हमारी चल निकली थी और हम अपनी पूरी पॉलिटी को अच्छे से देख रहे थे। यहाँ वीडियो लेक्चर आगे बढ़ाते बढ़ाते क्रम आ गया है कि अब हम देखें कि पीछे से संविधान निर्माण की जब प्रक्रिया शुरू हुई थी उस समय भारत की स्थिति क्या थी, कौन से व्यक्ति के जिम्मे कौन सा विभाग था। इससे पहले हमने वरीयता का अनुक्रम देखा है, किस व्यक्ति को किस पद पे या किस वरीयता में किस तवज्जो में रखा गया है, वो सब हमने देख लिया था। तो यहाँ हम दो चीज़ों को कवर करेंगे। एक ही स्क्रीन पर या एक ही पृष्ठ में आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो है अंतरिम सरकार जो कि 1946 की है और दूसरा है आज़ाद भारत का पहला मंत्रिमंडल। तो सबसे पहले अंतरिम सरकार 1946, इसमें सदस्य की हैसियत से पहले तो पंडित नेहरू का नाम है और ये परिषद के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। अध्यक्ष होता था वायसराय, 1946 की बात हो रही है, और उपाध्यक्ष थे नेहरू जी। भारतीयों को वरीयता देने का जो सिस्टम है वो चालू हो जाता है। आप जानते ही हैं कि जर्मनी और जापान से बहुत कड़ी टक्कर मिलती है मित्र राष्ट्रों को, और उसमें ब्रिटेन भी शामिल था। मतलब ये लोग हारते हारते बचते हैं। जर्मनी जो है वो हावी हो गया होता, हिटलर ने कुछ मूर्खताएं की जिसकी वजह से उसे पराजित होना पड़ा, नहीं तो जिस तरह का वो महत्वाकांक्षी तानाशाह था वो पूरी दुनिया को कवर कर लेता। लेकिन ये मित्र राष्ट्र जो है वो उसकी कमज़ोरी का लाभ उठाकर जीत जाते हैं। अमेरिका जो है उसमें पहले हस्तक्षेप कर देता है। तो कुल मिलाकर अब ब्रिटेन को बहुत अच्छे से, और बाकी देशों को भी जो गुलाम बनाने की मानसिकता रखते थे, इन्हें बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो जाता है कि भारत को बहुत लंबे समय तक हम बांध कर नहीं रख सकते। यहाँ जो चेतना का संचार हो रहा है वो बड़ा ही घातक है और वैश्विक स्तर पर उसका बहुत बड़ा नुकसान हमको होगा अगर हम भारत को अभी कब्जे में रखेंगे। तो अब वो शोषण वाला मानदंड समाप्त हो रहा था, ठीक है। तो इस कंडीशन में देश के आज़ाद होने की संभावनाएं तो पहले से ही जग जाहिर थी, है ना। तो यहाँ पर आते आते भारतीयों को वरीयता, तो नेहरू जी को उपाध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। अध्यक्ष था वायसराय, वो भी तब तक जब तक कि देश आज़ाद नहीं हो जाता। राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले भी नेहरू जी के अधिकार में थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके जिम्मे था गृह मंत्रालय, संसूचना और प्रसारण। प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे शक्तिशाली पद होता है वो गृह मंत्री का होता है, तो वो वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य और कृषि, जॉन मथाई, उद्योग आपूर्ति, जगजीवन राम, श्रम, ठीक है, और सरदार बलदेव सिंह, रक्षा। इनके पास बल है तो ये रक्षा करेंगे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और CH भाभा, कार्य, खान और ऊर्जा। इसमें कार्य, खान और ऊर्जा, ये तीनों चीज़ों को एक साथ मिला दिया गया था। इसके बाद देखिएगा लियाकत अली खान को, वित्त मंत्रालय इनके जिम्मे था। अब्दुल रब निश्तर, ये डाक और वायु विभाग को संभाल रहे थे। आसफ अली, रेलवे और परिवहन। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, शिक्षा और कला। आई चुंदरीगर, वाणिज्य। गजनफर अली खां, स्वास्थ्य। जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि, ठीक है, विधि मंत्रालय। तो यहाँ तक हमने जो अंतरिम सरकार की स्थिति थी, उसका ढांचा था, उसको देखा। साथ में नीचे एक चीज़ दी हुई है, वही बात जो पीछे आपको बताई कि अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य हुआ करते थे। और वायसराय की परिषद जो होती थी उसमें सीधी बात है कि वायसराय की परिषद है तो निश्चित तौर पर वायसराय ही उसका प्रमुख होगा। लेकिन नेहरू जी को इसमें उपाध्यक्ष बनाया गया था। क्यों बनाया गया था वो आपको अभी कुछ देर पहले बताया। अब इसके बाद देश आज़ाद होता है। 1945 के आसपास से बाद की जो स्थितियां हैं उसमें देश के आज़ाद होने में कोई खास गतिरोध नहीं था। ऐसा नहीं था कि अब आज़ादी में कोई रोड़ा है। लेकिन असली समस्या यहाँ सांप्रदायिक दंगों की थी, जो एक धार्मिक भेदभाव का और हिंसा का भाव लोगों के मन में पनप गया था, वो दिक्कत पैदा कर रहा था। पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ती जा रही थी। जिन्ना की जो महत्वाकांक्षा है वो अपनी चरम सीमा पर थी। उनका धर्म के आज़ादी से और धर्म के कल्याण से कोई संबंध ही नहीं था। वो सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधना चाहते थे और इसके लिए वो धर्म की आड़ ले रहे थे। तो लोगों को भड़काकर दंगे करवाना, ये सब उनका शगल बन गया था और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो भ्रमित हो जाते हैं और दोनों पक्ष नुकसान उठाते हैं, ये भी बात। तो कुल मिलाकर देश जो है वो दंगों की आग में और अराजकता की आग में जल रहा था। आज़ाद होने से पहले ही बहुत बड़ा घाव लगा। तो आज़ाद होने का जो गतिरोध था ना, ये लगा रहा लंबे समय तक। अंत में किसी भी तरह से पहले पाकिस्तान अलग करना पड़ा, उसके बाद अपना देश आज़ाद घोषित हुआ, तो वो 15 अगस्त की तारीख थी। तो फिलहाल आज़ाद भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बनता है उसमें जवाहरलाल नेहरू ये प्रधानमंत्री बनते हैं, आप जानते ही हैं। उसके अलावा राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध, ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो इन्हीं के जिम्मे थी। वल्लभ भाई पटेल, वही पद है इनका, गृह, सूचना, प्रसारण, राज्यों के मामले, और इन्होंने उस पद को बखूबी निर्वाह किया। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य और कृषि, ये मामला,
और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनके जिम्मे था शिक्षा। जॉन मथाई रेलवे और परिवहन। षडमुगम शेट्टी हैं असल में, तो आर.के. षडमुख शेट्टी इनको कहा जाता है। वित्त मंत्रालय इनके पास था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, तो बाबा साहेब के जिम्मे विधि मंत्रालय था। जगजीवन राम को वही पुराना डिपार्टमेंट दिया गया था जो यहाँ पर है। इसके बाद बलदेव सिंह रक्षा, इन लोगों का समान है, वही चीज़ है। राजकुमारी अमृता कौर, स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास चला गया था। पहले किसके पास था? गजनफर अली खां के पास था, यहाँ आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ जब आज़ाद होता है देश तो राजकुमारी अमृता कौर के जिम्मे चला जाता है। C.H. भाभा के जिम्मे वाणिज्य था। रफ़ी अहमद किदवई, इन्होंने संचार मंत्रालय को संभाला था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग आपूर्ति, और V.N. गाडगिल कार्य, खान और ऊर्जा। तो यहाँ तक हमने मंत्रिमंडलों पर एक निगाह डाली। यहाँ पर कुछ अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण है और उनकी स्थापना का वर्ष है, साथ में उससे संबंधित राज्यों के नाम दिए। हालांकि ये मूल रूप से अगर देखा जाए तो भूगोल का विषय, ठीक है। नदियाँ जो हैं ये भौगोलिक धरातल पर होती हैं, है ना, तो इसमें ये मामले भी भूगोल से संबंधित है। लेकिन राज्य व्यवस्था में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब विवाद होता है तो उसमें कानून की आवश्यकता होती है, फैसले की आवश्यकता होती है, और जहाँ भी कानून का प्रश्न उठेगा वहाँ संविधान अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ चूँकि अदालतों के ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा बोझ है, जो कोर्ट है उसमें न जाने कितनी फाइलें ऐसे पेंडिंग लदी हुई हैं, बोझ बढ़ता जा रहा है। तो उसी में अगर नदियों के विवाद और इस तरह के विवाद जो हैं, प्राकृतिक विवाद जो हैं, वो जुड़ते जाएंगे तो फाइलों का ढेर कभी ख़त्म ही नहीं होगा, कोई मामला जो है वो समय पे सुलझ नहीं पाएगा। तो इनके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बना दिया गया, अलग से न्यायाधिकरण का गठन किया गया ताकि ये मामले जल्दी निपटाए जा सके। तो यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले तो कृष्णा जल विवाद। अच्छा, जल विवाद होता क्यों है? तो सीधी बात है, नदी जो है वो किसी एक राज्य की सीमा में तो बंधी नहीं। नदियाँ, पर्वत, पहाड़ या प्रकृति के जितने भी अजैविक घटक हैं वो किसी बाउंड्री में थोड़े ही बंधे हुए हैं। सीमाएं तो हमने बांट के रखी हुई हैं अपने लिए, और हम चाहते हैं कि जो प्राकृतिक घटक हैं वो भी सीमाबद्ध रहें। तो नदियाँ जो है वो किसी के कहने में नहीं आती, वो चट्टानों को चीरने में सक्षम है, तो वो रुकेंगी तो है नहीं। अगर जिस राज्य से उनका उद्गम हो रहा है वो राज्य चाहे कि हम नदी को यहीं पर बांध लें तो तबाही आएगी और कुछ नहीं होगा, रोक तो पाएगा नहीं। तो जो नदियाँ हैं प्रवाहित होंगी, अब कई सारे राज्यों से होकर गुजरेंगी, और जिन जिन राज्यों से होकर गुजरेंगी नदियाँ जहाँ से गुजरती हैं उस क्षेत्र को जीवित कर देती हैं, जिंदा कर देती हैं, तो राज्य उसका भरपूर लाभ लेना चाहेगा। पानी सिर्फ सिंचाई और पौधों की आवश्यकता नहीं है, इससे हम ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं, और भी बहुत सारे इसके उपयोग हैं। तो वो सारा प्रचुर मात्रा में जो दोहन करने का काम है वो दूसरे राज्य भी करेंगे। अब पानी के बंटवारे को लेकर यहाँ झगड़ा होता है, तो पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ा किन में हो रहा है ये देखते हैं। देखिए, कृष्णा का पानी जो है उसके बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, और इसके लिए गठन किया गया, मतलब लड़े थे तभी ये गठन करना पड़ा, ट्रिब्यूनल बनाना पड़ा, और समय था 1969 का, यानी 1969 का। गोदावरी नदी का जो पानी है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी का जो पानी है ये 1969 में इस पर भी एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया, क्योंकि यहाँ राज्यों का अच्छा खासा समूह है जो कि आपस में इसके लिए खींचतान कर रहा था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इतने सारे राज्यों को इसके पानी की आवश्यकता थी। नर्मदा आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन इसका जो मिनिमम यूज़ है वो मध्य प्रदेश कर पाता है, बाकी ज़्यादा जो बाकी राज्य हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इनको चाहिए था पानी, और 1969 का टाइम। रावी और व्यास का विवाद, इसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इन्वॉल्व थे, और ये 1986 में इसके लिए न्यायाधिकरण जो है वो गठित किया गया। कावेरी जल विवाद में कर्नाटक, केरल, इसमें देखिए आपको समय अगर न भी याद होता हो, समय उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण ये है कि कौन कौन से राज्य इसमें हिस्सा ले रहे हैं। प्रश्न अधिकतर ऐसा ही बनता है, हालांकि समय को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ लेंगे उतना गंभीरता से नहीं। तो रावी और व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण जो है इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ये आप देख रहे हैं, ये 1990 में गठित हुआ था, और इसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, इतनी सारे जो राज्य हैं वो आपस में संबद्ध थे, मतलब पानी के बंटवारे को लेकर कहासुनी हो रही थी। और आप जानते हैं कि कावेरी जो है वो सदाबहार नदी है। आमतौर पर दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं पानी उनमें परमानेंट नहीं होता है, मौसमी होती हैं, लेकिन कावेरी का जो पानी है वो दोनों मानसूनों में वर्षा प्राप्त करता है। मतलब कावेरी का जो बेसिन है तो वो हमेशा ही लबलबाई रहती है पानी से, और आसपास जो क्षेत्र है उसको उर्वर बना के रखती है, मतलब हरा भरा क्षेत्र रहता है। तो कावेरी का है, और ये इसमें राज्यों का आपने देख लिया। कृष्णा का आप देख लीजिए, ये दूसरा है, पहला वाला हमने पीछे देखा था। दोबारा गठित करना पड़ा 2004 में,
और जब इस बार गठित हुआ तो एक नए सिरे से राज्य इसमें जुड़ गए, वही राज्य हैं जो इसके पानी को चाहते हैं। वंशधारा ओडिशा और आंध्र इसमें इन्वॉल्व है, 2010 का टाइम है। महादई, ठीक है, ये महादाई कही जाती है या महादई आप कह लीजिए। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र ये राज्य इसमें इंक्लूड हैं। और ये जो न्यायाधिकरण है इसका गठन हुआ था 2010 में। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण 2018 का है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इसमें झगड़ा कर रहे थे। तो ये सारे मामले हमने देख लिए हैं। अगला जो हमारा टेबल का मुद्दा होगा वो होगा क्षेत्रीय परिषद। इस पर भी प्रश्न बनते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कम से कम कि कौन सी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। राज्य या सदस्य आप समझ लीजिए, सदस्य यहाँ कौन है, राज्य ही तो हैं। तो राज्यों के नाम अगर आप नहीं भी याद रख पाएँ तो कुल मिलाकर आइए देखते हैं। देखिए, पहला है उत्तर क्षेत्रीय परिषद। इसमें जो राज्य हैं वो हिमाचल है, हरियाणा है, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सारे सदस्य इसमें हैं। कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुछ राज्य हैं, और नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। ठीक है, इतने सारे जो राज्य हैं इसमें से नई दिल्ली को इसका हेडक्वार्टर रखा गया है। मध्य क्षेत्रीय परिषद जो है, यहाँ पे जोनल काउंसिल आप देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश का मतलब ये उत्तर में नहीं चला जाएगा, इसको मध्य क्षेत्रीय परिषद में रखा गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, पहले क्या था कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ही थे, ये दोनों बाद में अलग हो गए हैं, तो अभी 4 राज्य हो गए हैं। इलाहाबाद इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इलाहाबाद कई मामलों में महत्वपूर्ण है, यानी प्रयागराज। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, और कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, अब दोनों एक ही हो गए हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वो चेन्नई में। उत्तर पूर्वी जो परिषद है वो अलग है, नॉर्थ ईस्ट वाला। इसमें अरुणाचल, जितने उत्तर पूर्व वाले हैं सब आ जाएंगे, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। शिलांग इसका हेडक्वार्टर है। अब बताइएगा शिलांग है कहाँ पे, ये आपके लिए एकदम आसान सा क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं आगे, यहाँ देखिए पूर्वोत्तर राज्य। अब पूर्वोत्तर का मतलब यहाँ देखिए कौन कौन से, असम है, अरुणाचल है, ध्यान से देखिएगा, असम, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। ये राज्य आप देख रहे होंगे कि इन्हें क्षेत्र जो आंचलिक परिषद है उसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक है, मतलब इन्हें जो बाकी आंचलिक परिषद है उनमें शामिल नहीं किया गया, ये कहने का मतलब है। और इनकी विशेष समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के तहत एक पूर्वोत्तर परिषद गठित करके उसमें शामिल करके हल करने का प्रयास किया गया है। मतलब ये कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो हमने बांटा था उसमें नहीं डाला गया, इनके लिए अलग से काउंसिल ही बनाई गई। और सिक्किम राज्य को दिनांक 23 दिसंबर 2002 को इसमें शामिल किया गया। सिक्किम बाद में जुड़ा है, पहले नहीं था, ये आपने देखा। और गृह मंत्रालय के द्वारा कार्रवाई इत्यादि शुरू की गई थी। तो सिक्किम में पहले से ही बड़ा तनाव था, और कमोबेश अगर आप देखें ध्यान से देश की स्थिति को, तो जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है वो निहायत ही अशांत है अभी भी। ठीक है, अभी भी असंतोष और अशांति वहाँ भर भर कर है, और इसका फायदा चीन जैसे जो खतरनाक पड़ोसी हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा क्रूरता की हद तक जा सकती है, वो खूब उठाते हैं। मतलब आप भौगोलिक संरचना को देखिएगा तो पूरे भारत के नक्शे को ध्यान से देखें, एक पतली सी गलियारा या पतले से कॉरिडोर के द्वारा जो पूर्वोत्तर है वो हमसे जुड़ा हुआ है, यानी उससे हमारा संपर्क का जो रास्ता है वो छोटा सा है। और ये जो बीच में चिकन नेक है ना, यानी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसको कहा जाता है। तो ये ऐसा संवेदनशील क्षेत्र है कि चीन हमेशा चाहता है, और जितने इस तरह के राष्ट्र हैं, खासतौर पे चीन ही है फिलहाल, तो चीन ये हमेशा चाहता है कि इस कॉरिडोर पर कैसे भी कब्जा कर लिया जाए और यहाँ से भारत का संपर्क काट दिया जाए, ताकि ये पूरा हिस्सा मेरे अधिकार में आ जाए। जमीन हड़पने में चीन का कोई सानी नहीं। तो अभी वो वही कर रहा है, अरुणाचल में फैलता आ रहा है। तो सरकारें चाहे कोई भी रही हो, कभी की भी रही हो, कितना भी दावा करें, लेकिन चीन की दादागिरी जो है वो लगातार पसर रही है, फैल रही है, और ये दुनिया के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, सिर्फ हमारे लिए नहीं। हम तो नज़दीक में हैं तो भुगत रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, उनके विषय में यहाँ से जानकारी शुरू होती है। लोग अमेरिका को स्वार्थी कह के कोसते हैं, लेकिन असल में अमेरिका जैसा जो स्वार्थी है वो चल जाएगा, दुनिया उसमें जी लेगी। लेकिन चीन जैसे जो स्वार्थी राष्ट्र हैं, अगर वो ताकतवर हो गए, मतलब ताकतवर तो अभी भी है, अगर उन्हें उनकी मनचाही ताकत मिल गई तो वो दुनिया को जीने नहीं देंगे। ये बहुत कड़वी हकीकत है।
ठीक है, तो उसे समझना चाहिए। इसके बाद देखें, लोकसभा में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए पॉइंट्स में दिया हुआ है, कई सारे इसमें बुलेट पॉइंट है, नीचे एक सारणी दी हुई है ताकि आप भूलें ना। तो इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पढ़ लीजिएगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ देखिए, सबसे सर्वाधिक जो लोकसभा सीटों वाले टॉप 5 राज्य हैं, शीर्ष 5 राज्य हैं, उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, ठीक है, आबादी के हिसाब से, और आबादी अपने यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में 80 है टोटल, महाराष्ट्र में उससे थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी मतलब ज़्यादा ही कम है, 48 है, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, अरुणाचल में, माफ़ कीजिएगा, तमिलनाडु में 39। ये टॉप 5 हैं, जिसमें कि एक बड़ा गैप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यूपी में बहुत ज़्यादा है। लोकसभा में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों वाला जो राज्य है वो अपना उत्तर प्रदेश, 17 सीटें। लोकसभा में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, ऊपर हमने एससी को देखा था, नीचे हम एसटी को देख रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब, तो इनके लिए आरक्षित सीटों वाला राज्य मध्य प्रदेश, 6 सीटें इसके लिए आरक्षित। बिहार में कुल आपने देखा ही कि 40 लोकसभा सीटें हैं, और उसमें से 6 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और बिहार में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ये तथ्य आपको अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और कितनी आरक्षित है, तो 6, 40 में से 6। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये आबादी पर निर्भर करता है, मतलब लोग रहेंगे तभी तो उनके लिए आरक्षण होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से कि 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की कोई भी सीट, यहाँ भी देखिएगा अपने भी प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। उत्तराखंड की स्थिति क्या है, तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, और उसमें से एक जो सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए, यानी जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए आरक्षित है, और यहाँ भी जनजातियों के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारा मामला था। कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स थे उन्हें हमने देखा। नीचे आप देख रहे हैं कि कुल सीटें दी हुई हैं, और ये कैसे दी हुई हैं, तो इस टेबल के 2 हिस्से कर लेते हैं हम लोग, यहाँ तक देखेंगे, उसके बाद फिर साइड में आएंगे। तो उत्तर प्रदेश है, इसमें कुल सीटों की संख्या दी है, साथ में एससी और एसटी के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उनका प्रावधान दिया हुआ है। तो जो इम्पॉर्टेंट था वो तो आपने ऊपर ही देख लिया है, इसमें कुछ खास बचा नहीं है, क्योंकि सब नहीं रटना है, जो काम की चीज़ थी वो यहीं पर थी। थोड़ा सा एक नज़र मार लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 आरक्षित सीटें एससी के लिए, यहाँ देखिएगा, आरक्षित सीटें एससी के लिए 17, एसटी के लिए कुछ नहीं। महाराष्ट्र में 4 जो हैं वो एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं, 5 अनुसूचित जाति के लिए, मतलब एससी के लिए। पश्चिम बंगाल में 42 है टोटल, उसमें से 10 जो है वो अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए यहाँ 2 सीटें हैं। बिहार में कोई नहीं है सीट ऐसी, 6 आपने देखा ही था पीछे। तमिलनाडु में 39 है टोटल, और यहाँ भी अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है। मध्य प्रदेश में 6 जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, 4 आपकी अनुसूचित जाति के लिए। कर्नाटक में 28 है टोटल, उसमें से 2 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, और बाकी एससी के लिए 5 हैं। गुजरात में 26 में से 2 सीटें एससी के लिए और 4 सीटें एसटी के लिए। यहाँ देखिएगा, असम में 14 सीटें हैं, 1 जो है वो एससी के लिए और एसटी के लिए 2। पंजाब में 13, 4 उसमें से एससी के लिए और एसटी के लिए यहाँ कुछ नहीं। वैसे ही छत्तीसगढ़ में 11 है, उसमें से 4 एसटी के लिए। जहाँ शेड्यूल ट्राइब की आबादी अच्छी खासी है वहाँ सीटें ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट है उसके लिए सीटों की संख्या सिर्फ 1 है। आप देख रहे हैं कि एससी वाली जो सीटें हैं वो लगभग हर जगह है। इसके बाद हरियाणा को देख रहे हैं आप, हरियाणा में 10 है, जिसमें से कि 2 सीटें जो हैं वो एससी के लिए हैं, एसटी की यहाँ कोई सीट नहीं है। वही हाल उत्तराखंड और हिमाचल का भी है, गोवा में भी वही हाल है, मतलब यहाँ पे एसटी के लिए कोई सीट नहीं। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गोवा का जो है इसमें 2 सीटें आपकी हैं टोटल, ज़्यादा है ही नहीं है, राज्य ही कितना बड़ा है। और न तो यहाँ एससी के लिए कोई सीट है और न ही एसटी के लिए। इसके बाद अरुणाचल को आप देख रहे हैं, जिसमें कि 2 सीटें ही हैं, और कहीं मतलब दोनों ही एसटी और एससी की दोनों के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। मणिपुर में ऐसा है कि एससी के लिए ही नहीं, शेड्यूल कास्ट के लिए कोई सीट नहीं है, लोकसभा सीट। यहाँ अगर आप देखें 2 सीटें हैं, उसमें से 1 अनुसूचित जनजाति की मतलब एसटी समुदाय के लिए रखी गई। मेघालय में भी वही हाल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जनजातियाँ हैं उनका वर्चस्व है, तो मेघालय में भी 2 हैं, त्रिपुरा में भी 2 हैं, और यहाँ आप ध्यान से देखें कि शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीटें और त्रिपुरा में 1। मिजोरम में 1 ही सीट है और वो पूरी तरह से शेड्यूल ट्राइब को समर्पित है। नागालैंड में है ही नहीं, इन दोनों के लिए 1 सीट है। सिक्किम में भी वही हाल है। तो यहाँ तक हमने देखा, ये राज्य हो गए। अभी केंद्र शासित प्रदेश में देख लीजिए, ठीक वैसे ही।
तो दिल्ली में टोटल 7 सीटें हैं, जिसमें से कि 1 सीट आपकी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है, ट्राइब के लिए कोई आरक्षण नहीं है। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर में 5 हैं टोटल और कोई आरक्षण नहीं है दोनों के लिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सिर्फ 1 है और न तो SC की है न ST की है। चंडीगढ़ में 1 है और यहाँ भी वही साफ है, सब SC ST। इसके बाद दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, पहले क्या था, ये दोनों अलग अलग थे, बाद में इनको एक में कंबाइंड कर दिया गया, तो ये एक यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। टोटल यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 2 और कोई भी SC ST समुदाय के लिए आरक्षण नहीं है। लक्षद्वीप में भी वही हाल है, पुडुचेरी का आप देख रहे हैं और लद्दाख का भी देख रहे हैं, यहाँ पर नहीं है। तो ये सारा मामला था। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है यहाँ से, उसमें विधानसभा और विधान परिषद की राज्यवार सीटें हैं। इसमें आपको पहली चीज़ तो ये मालूम होना चाहिए कि एक सदनीय विधानसभा है कि द्विसदनीय है। दूसरी बात ये है कि कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी जो अंकों की तालिका है ना, इसको आप नहीं याद रख पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर लें, सिर्फ यही नहीं याद करना है। अकेले सिर्फ इतना ही पढ़ के परीक्षा में जाना होता तब तो अब काम आसान था, लेकिन आपको ऐसे बहुत सारे तमाम फैक्ट रटने हैं, तो उस कंडीशन में आप एक एक चीज़ नहीं याद कर सकते हैं। तो इसमें बस ये देख लीजिए कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। लेकिन अभी इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।